Guys, on a serious note, he's with his mother. On a serious note, देखो देखो कौन आया, कौन आया। साल 2003 जब इंडिया में एयरलाइंस की कंपनीज ही गिनती की थी, उस वक्त इंडिया के लिकर टाइकून मिस्टर विजय माल्या सोचते हैं अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी स्टार्ट करने की। मिस्टर विजय माल्या, जिन्होंने अपने फादर की कंपनी यूनाइटेड ब्रीवरीज को 28 साल की उम्र में ही संभाल लिया था, उन्हें अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही कम वक्त में बहुत सारा फेम मिल गया था और उस फेम का यूज करते हुए उन्होंने लॉन्च की इंडिया में किंगफिशर बियर और इसे उन्होंने स्लोगन दिया द किंग ऑफ गुड टाइम्स, जो उस वक्त के यंग जनरेशन में बहुत फेमस हुई। और आपने भी किंगफिशर की काफी सारी एड्स तो देखी ही होगी। Hey, 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 it's a good times world. Are you ready for the Kingfisher world? Go, 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 enjoy the thrilling times. अब वापस आते हैं किंगफिशर की एयरलाइंस पे। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी साल 2003 में, पर इस कंपनी का पहला जहाज 9 मई 2005 को उड़ा था। इस कंपनी की शुरुआत 4 एयरबस 320 के साथ हुई थी और ये चारों फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई के बीच में डेली बेसिस पे फ्लाई करते थे। इस कंपनी का विजन था कि ये अपने पैसेंजर्स को सेफ, वैल्यू बेस्ड और इंजॉयबल एक्सपीरियंस दे सके और ये करने में ये काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गई थी। किंगफिशर एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को बहुत ही एक्सीलेंट फैसिलिटीज देती थी, जैसे कि हॉट मील्स, कंफर्टेबल सीट्स, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, और इनका कहना था कि ये अपने कस्टमर्स को कस्टमर्स नहीं बल्कि मेहमान समझते हैं। और इनके एयरलाइंस का स्लोगन था फ्लाई द गुड टाइम्स। Sun in my window, touch me down, don't let me go. Flying high, you and me. Kingfisher Airlines, fly the good time. अब चलिए बात करते हैं कि असल में इनका गुड टाइम कब और कैसे आया। अपने अच्छे सर्विसेज की वजह से लोग किंगफिशर एयरलाइंस को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे और एक साल के अंदर ही ये कंपनी 4 एयरक्राफ्ट से 17 एयरक्राफ्ट तक पहुंच गई थी। और तो और इस कंपनी ने उसी एक साल में 16 सिटीज को कनेक्ट करते हुए फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इंडक्शन का भी रिकॉर्ड बना दिया था। साल 2006 में इस एयरलाइंस को 5 स्टार स्टेटस भी मिला था और इसी वजह से किंगफिशर एयरलाइंस बिजनेस क्लास कस्टमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई थी। किंगफिशर एयरलाइंस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी, पर अभी एक माइलस्टोन बाकी था, जो था इंटरनेशनल फ्लाई करना। किंगफिशर एयरलाइंस ने अभी तक अपनी कोई भी फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाई नहीं की थी। इसका रीजन था उस वक्त का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक रूल, जिसके तहत एक इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च करने के लिए उस कंपनी के पास 5 साल का डोमेस्टिक फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब चूंकि किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में ही लॉन्च हुई थी, तो उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस उस वक्त की एक पुरानी कंपनी एयर डेक्कन के साथ मर्ज हो गई थी, जो कि एक लो कॉस्ट कैरियर थी। पर एयर डेक्कन का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब था। लेकिन यहाँ विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के 5 साल पूरे होने का वेट नहीं करना चाहते थे। वो जल्द से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च करना चाहते थे। किंगफिशर एयरलाइंस अब 3 कैटेगरीज की फ्लाइट ऑफर करती थी। पहला है किंगफिशर फर्स्ट, जो एक बिजनेस क्लास सर्विस थी और वैसे लोगों पे फोकस करती थी जो प्रीमियम सर्विसेज अफोर्ड कर सके। दूसरी है किंगफिशर क्लास, ये एक प्रीमियम इकोनॉमी क्लास थी और वैसे मिडिल क्लास लोगों पे फोकस करती थी जो थोड़े ट्रेंडी और अपवर्ड थे। और आखिर में आती है किंगफिशर रेड, जो कि बेसिकली एक लो कॉस्ट बेसिक क्लास थी। और दूसरे शब्दों में कहे तो किंगफिशर रेड एयर डेक्कन का ही दूसरा नाम था। और फाइनली किंगफिशर इंडियन एविएशन मार्केट की 26.70% मार्केट शेयर के साथ बन गई थी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर। पर आखिर इस किंग ऑफ गुड टाइम के साथ ऐसा क्या हुआ कि 20 अक्टूबर 2012 को यह कंपनी ही बंद हो गई? क्या आपको यह बात पता है कि इतना सब कुछ पाने के बावजूद अपने इतने छोटे से करियर में किंगफिशर एयरलाइंस कभी प्रॉफिटेबल थी ही नहीं? जी हाँ, ये कंपनी असल में लॉस में चल रही थी। आपको शायद पता नहीं होगा, पर एयरलाइन बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6 से 7% का ही होता है और इतने कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपटीशन में बने रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक एयरलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है फ्यूल, जिसे हम एयर टर्बाइन फ्यूल कहते हैं। और यही हुआ था साल 2008 में, जब पूरी दुनिया में आया द ग्रेट रिसेशन और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फ्यूल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई थी। दूसरी कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल थी, वो अपने प्रॉफिट रिजर्व का यूज कर रही थी इस क्राइसिस को सस्टेन करने में। पर किंगफिशर के पास प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस ही इतना था कि विजय माल्या को बिजनेस में बने रहने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ा, जिसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ।
उसके अलावा विजय माल्या इतने इमेच्योर थे कि उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को उनके बर्थडे पे ये एयरलाइन कंपनी ही गिफ्ट कर दी थी। इसी तरह मार्केट में कम्पीट करने के लिए विजय माल्या ने 17 बैंक से लोन्स लिए, जिसमें SBI से उन्होंने 1600 करोड़ लोन लिया, PNB से 800 करोड़, IDBI से 800 करोड़ और कई दूसरे बैंक से लोन लिया, जिसका एक टोटल होता है 9000 करोड़। और विजय माल्या ये पैसा लेकर ये तो हो गई केस स्टडी। अब चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या लर्निंग्स है। इंडिया में तो किंगफिशर एयरलाइंस प्रॉफिटेबल ही नहीं थी और विजय माल्या बावजूद उसके किंगफिशर को इंटरनेशनल ले जाना चाह रहे थे और यही उसके डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण भी बना। इसलिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से पहले एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जरूर क्रिएट करिए, वरना आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के साथ साथ आपके मिस्टेक्स की भी उतनी ही बड़ी एक्सपेंशन होगी, जिसे आप ठीक कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी लर्निंग है नो योर कस्टमर्स। विजय माल्या अपने अल्कोहल के कस्टमर और एयरलाइंस के कस्टमर्स के बीच में फर्क ही नहीं कर पाए। किंगफिशर ने अपने लॉस को कम करने के लिए अपने किंगफिशर रेड, जो कि उनकी लो कॉस्ट कैरियर थी, उसके फ्लाइट टिकट के प्राइस को बढ़ा दिया था। पर विजय माल्या को ये नहीं पता था कि लोग शराब के लिए तो ज़्यादा दाम दे सकते हैं, पर टिकट्स के लिए लोग ज़्यादा दाम नहीं देंगे। और इसी चीज़ को आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई करें। आप अपने कस्टमर्स को पहचानिए कि क्या आपके कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस पे करके हाई क्लास प्रोडक्ट लेने वाले कस्टमर हैं, या फिर आपके कस्टमर्स वैल्यू फॉर मनी वाले कस्टमर्स हैं, या फिर आपके कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव है और आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइसिंग उसी हिसाब से एडजस्ट कीजिए। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे इसी तरह की केस स्टडीज़ की वीडियो मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।